Okay, hello everyone. Today we are going to discuss the lectures of physics. Okay, तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो दिसंबर में है वो 5 चैप्टर्स आपके हो गए पेपर्स में, दिसंबर पेपर्स में। और अभी हम लोग जो है वो 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड देन जब हमारे पास बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पिछले चैप्टर्स अभी हम लोगों को, अगर आप लोगों को पास होना है तो आप लोगों को 8 चैप्टर, पास तो नहीं चलो बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको 8 चैप्टर्स तो आने चाहिए। तो अ, अभी हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हम स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करके वीडियोस जो है वो लेक्चर्स में बनाऊंगी। जो चैप्टर नंबर 6 है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 6.1, वो एक्सक्लूडेड है। और हमारा ये जो टॉप चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जो है वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप लोगों के पास थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोगों ने ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स जो है ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की जो हमारे पास रिलेशनशिप शो करता है हीट का दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ, या फिर हीट की कन्वर्जन को शो करता है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास, अगर हमारे पास किचन शेड पर एक कप पड़ा है, अब वो कप जब नीचे गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अभी उसके पास चूंकि वो हाइट पर पड़ा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब वो गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, फ्रिक्शनल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी की जो कन्वर्जन है इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स को डिस्कस करती है, जैसा कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। और टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे गैसेस के, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास चूंकि 6.1 एक्सक्लूडेड है तो हमारे पास नहीं होगा, और 6.2 से इंक्लूड है। आई थिंक 6.2 इज इंटरनल एनर्जी। Internal energy is actually the, let me open this, uh, total molecular energy. Molecular energies are of two kinds: kinetic energy and potential energy. So this is the internal energy. This is the topic which is included in your syllabus, in your smart syllabus. Okay. इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर एनर्जी दो तरह की पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस स्टैंड्स इट इज टर्म्ड एज इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर किसी सब्सटेंस स्टैंड्स की आप मॉलिक्यूलर एनर्जी को सम अप करते हैं तो हमारे पास वो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी होती है। इट मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। In the study of thermodynamics, usually ideal gas is considered as a working substance. जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने लगेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगेंगे, इसके ऑब्जर्वेशंस देखने लगेंगे, तो आप लोगों ने जब जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्किंग सब्सटेंस लेते होते हैं जिसको हम बेस बनाकर उसी पर फिजिक्स को फिर डिस्कस करते हैं, उसी के हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो वो वर्किंग सब्सटेंस हम यहाँ पर आइडियल गैस को लेंगे। अब यहाँ पर आइडियल गैस लेने का क्या मकसद था? यहाँ पर आइडियल गैस हमने इसलिए ली है ताकि हमारे पास कोई बाहर की जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, वो इन्वॉल्व ना हो, बल्कि हमारे पास सीधी सीधी बात हो, हीट ट्रांसफ़र हो गई, हीट इन हो गई, हीट आउट हो गई, इस तरह की बातें हों। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, एनर्जी जो है वो हीट में लॉस ना हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस में लॉस ना हो, बल्कि जब वो कोलाइड करें तो वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ही ना छोड़ें। अगर हम कोई सिंपल नॉन आइडियल गैस लेते हैं तो क्या होता, वो टकराती हो, एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करती, तो हमें वो चीज़ डिस्कस ही नहीं करनी है। हमें हमारे मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ टकराएं तो वो इस तरह से पास करें कि वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना करें। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हम वर्किंग सब्सटेंस जो ले रहे हैं वो हमारे पास आइडियल गैस हो।
Okay, the molecule of the ideal gas are mere mass points which exert no force on one another. तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस के, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इनका मास इतना कम होता है कि हमारे पास ये एक दूसरे पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं करते। तो वी नीड दिस थिंग, हमें ये चीज़ चाहिए थी, और ये हमें किस फॉर्म में मिल रही है? आइडियल गैस की फॉर्म में मिल रही है। सो आइडियल गैस इज अ परफेक्ट गैस, आइडियल नहीं परफेक्ट ना। So the internal energy of ideal gas system is generally the translational kinetic energy of its molecule. जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराव ही नहीं कर रहे हैं, जब वो एक दूसरे को फोर्स ही नहीं एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही एनर्जी है जो मोशन की वजह से है। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सारी की सारी जो इंटरनल एनर्जी है, चूंकि वो तो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ है ही काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आर इज द kinetic energy which is due to motion, simple linear motion. Since the temperature of system is defined as, और ये चीज़ important है, temperature, defined temperature, हम लोगों ने 10th में पढ़ा कि temperature is directly proportional to average kinetic energy, right? Average kinetic energy is equal to 3/2 kBT. हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था, और फिर हम कहते थे 3/2 kb is the constant of proportionality, right? 3/2 is the constant and kb is also constant, that is Boltzmann constant. तो हम ये चीज़ तो हमारे पास constant थी. It means that temperature and kinetic energy are related to each other, right? Temperature is actually the average kinetic energy. तो हमारे पास यहाँ पर जो हम आइडियल गैस का केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, so we can say that internal energy is directly proportional to temperature as well, because kinetic energy is directly proportional to temperature and kinetic energy is internal energy, so internal energy is also directly proportional to temperature. The temperature of the system is defined as average kinetic energy of molecule. Thus for ideal gas system, the internal energy is directly proportional to the temperature. According to kinetic theory of gases, the average kinetic energy of the gas molecules is given by, तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की, वो क्या होती है कि 3/2 kBT, राइट? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल मोशन है, तो 1/2 mv², right? 3/2 kb, where kb is a Boltzmann constant. Therefore the rise in temperature of an object reflect an increase in the internal energy of its particle. तो जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करोगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट? तो टेम्परेचर जैसे जैसे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हाई होता है, ग्रेटर होता है, अप जाता है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होते हैं। दिस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैन occur due to the absorption of heat energy. अब मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो क्या करते हैं? एनर्जी हीट अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपने अंदर एनर्जी को, जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं। तो ड्यू टू मोशन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, which rises the average kinetic energy of the particle and thus increase the temperature of the object. तो internal energy increase होगी तो अब क्या होगा? Temperature increase हो जाएगा. So this was the topic of internal energy. So internal energy is actually the sum of kinetic energy and potential energy, but in ideal gas case, the internal energy is only kinetic energy, and that is translational kinetic energy. And as we have studied in kinetic molecular theory, that kinetic energy is equal to 3/2 kBT. So temperature and kinetic energy are directly proportional to each other. It means as the temperature increase, kinetic energy increase. Kinetic, with the increase in kinetic energy, the internal energy will also increase, right? And why internal energy increase? Due to absorption of heat energy. Let's move to next topic, that is 6.3, heat and work. We know that
both heat and work corresponds to transfer of energy by some means. अब हीट और वर्क जो है ये दोनों जो हैं, इन दोनों टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कोई काम होता है, ऐसा ही हम कहते हैं। जब हमारे पास हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है, फॉर एग्जांपल झाड़ू देना है, तो हम क्या करते हैं, हम झाड़ू को हाथ में पकड़ते हैं और फिर हम अपनी बाजू को हिलाते हैं और इस तरह से हमारे पास पीछे से सफाई होती जा रही होती है। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है ना, और हमारी जो वो जगह क्लीन हुई है, तो हमारे पास वहाँ पर वर्क परफॉर्म हो गया। ऐसे ही है। द आइडिया वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टीम इंजन, और ये जो आइडिया था ये सबसे पहले स्टीम इंजन पर अप्लाई किया गया, वेयर इट वॉज नेचुरल टू ट्रांसफर हीट इन एंड गेट वर्क आउट। अब स्टीम इंजन पर ही इस आइडिया को क्यों अप्लाई किया गया, क्योंकि स्टीम इंजन में क्या होता था कि हम हीट देते थे चूल्हे की मदद से या किसी बर्नर की मदद से, और क्या होता था कि हमें वर्क मिलता था बाहर की तरफ। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे गीज़र होता है, हमारे पास हीट अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, और वो पानी गर्म करके हमें बाहर दे देता है ना, किसी भी नल के ज़रिए। ऐसे ही consequently, it made a sense to define both heat in and work out as a positive quantity. तो अब इसका नतीजा क्या निकला कि अब हम कह सकते हैं कि अगर हीट अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, और ऐसे ही अगर वर्क जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है, ऑन द इन्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑन अस हो रहा है ना, तो फिर क्या होएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हीट इन एंड वर्क आउट आर बोथ पॉजिटिव क्वांटिटी। वर्क डन बाय द सिस्टम ऐसे है जैसे मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मैंने अपने अंदर हीट भेज दी, ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चीज़ है ना, मैं खुश हो जाऊंगी, खाना खाया मैंने, तो दिस इज़ पॉजिटिव थिंग। और ये जब हीट जो है वो मेरी यूटिलाइज होगी किसी अच्छे काम में, किसी बुरे काम में भी यूज़ हो सकते हैं, किसी अच्छे काम में हो सकती है, तो वो वर्क आउट हो गया। अब वो वर्क आउट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। Consequently, it made a sense to define both heat in and work out as a positive quantity. Hence, work done by the system on its environment is considered positive. तो हमारे पास जो वर्क सिस्टम परफॉर्म करता है ऑन द environment, this is positive. When the system do work on the environment, it is positive. When the system do work on environment, it is positive. Right? But when environment do work on system, it is negative. Right? तो जो काम सिस्टम इन्वायरमेंट पे परफॉर्म करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके। वाइल वर्क डन ऑन द सिस्टम, जबकि हमारे पास जो सिस्टम पर इन्वायरमेंट जो है, जब वो सिस्टम पर वर्क करेगा, बाहर की तरफ से सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, उसको हम नेगेटिव लेंगे। इफ एन अमाउंट ऑफ हीट एंटर्स द सिस्टम, जब हमारे पास कोई हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होती है, when the amount of heat enters the system, okay, when the amount of heat q enters the system, it could manifest itself as either as increase in internal energy, right? जब हमारे पास किसी सिस्टम में हीट एंटर होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तेजी से भागेंगे, है ना, तेजी से जब वो भागेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी,
are as a resulting quantity of work performed by the system on the surrounding. और क्या हुआ है कि अब सिस्टम जो है वो बाहर सराउंडिंग पर काम करेगा, देन इट विल बी पॉजिटिव, है ना। तो हीट जब इन होएगी तो वो क्यों पॉजिटिव होता है? हीट इन क्यों पॉजिटिव है, हीट आउट जो है वो नेगेटिव क्यों है? हीट इन इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास जब हीट अंदर की तरफ सिस्टम के अंदर जाती है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। उस पर वर्क सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो बाहर सराउंडिंग पर वर्क कर सके, तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द वर्क इन टर्म ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल्स। हम वर्क को जो है वो डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल्स में ही एक्सप्रेस करेंगे। डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल्स आर प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम. These are the directly measurable variables. Consider the gas enclosed in the cylinder with a movable frictionless piston of the cross-sectional area A. अब हम एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है, उसमें हम गैस भर देंगे एंड दिस गैस इज आइडियल गैस, ठीक है। अब हमने एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी लगा देना जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए होगा, उसमें हमने गैस भर दिया है। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम ऑक्युपाइज वॉल्यूम वे। अब जब तक वो सिस्टम जो है वो सिंपल है तो हमारे पास उसके अंदर वॉल्यूम भी है, राइट। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, पुल करेंगे। जब हम सिस्टम को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, क्योंकि गैसेस आर नॉट लाइक सॉलिड्स। वो जितनी ही जगह उनको देते जो वो घेरती जाएंगी, ऐसे ही है ना। तो अब क्या होएगा, जो हमारे पास पिस्टन को ऊपर करने से जो थोड़ी सी स्पेस बनी थी, गैसेस भाग कर उसकी तरफ आएंगी और उसको ऑक्युपाई कर लेंगे, तो हमारे पास तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जो पहले वॉल्यूम यहाँ पर था, इफ आई कैन this marker, let me use this marker, okay। जो हमारा वॉल्यूम जो था वो यहाँ तक था, ये तो बन ही नहीं रहा, तो हमारा ये जो वॉल्यूम यहाँ तक था, अब वो वॉल्यूम अब चला गया। अब वो जब चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम डेल्टा वी से डिनोट करेंगे। आई थिंक इट इज ओके। ये वॉल्यूम यहाँ पर था, नहीं ड्रा हो रहा, छोड़ दे, ओके छोड़ दे। जो वॉल्यूम यहाँ पर था अब वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया उसको हम चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे, दैट इज डेल्टा वी, ओके। And exert a pressure P on the walls of the cylinder and its piston. The अब ये गैसेस क्या करेंगी, ये हमारे पास वॉल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, सिलेंडर के, पिस्टन के। द फोर्स F exerted by the gas, अब जो गैस फोर्स लगाती है पिस्टन के ऊपर, दैट इज PA, राइट। PA प्रेशर इनटू एरिया। ये कहाँ से आई है, हमें पता है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, पड़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, राइट। P इज इक्वल टू F ओवर A, राइट। देन F इज इक्वल टू, यहाँ पे जो A है वो डिवाइड हो रहा है, वो सॉरी A डिवाइड हो रहा है तो हम वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F is equal to PA. This is the force which the gases this is the force which the gases exert on the piston, right? तो हमारे पास ये वो फोर्स है जो कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो पिस्टन पर अप्लाई कर रही है। वी एज्यूम दैट द गैसेस एक्सपेंड, अब गैसेस जब एक्सपेंड हुई हैं वो V से डेल्टा V पर चली गई हैं, तो हमारे पास क्या हुआ है, उन्होंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा वाई। लेकिन अभी देखो
अब देखो क्या, जब यहाँ पर थी, राइट, जब यहाँ पर था ना हमारा पिस्टन, ये अभी क्यों नहीं मूव कर रहा? अच्छा, अभी हमारा जब यहाँ पर था हमने कहा ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब वो जब यहाँ पर चला गया तब भी क्या इक्विलिब्रियम में है? तो ये जो चेंज आया है ये इतना स्लो होता है कि हमारे पास फिर भी हमारा जो है वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहता है। एज अ पिस्टन मूव्स अप, जैसे पिस्टन ने ऊपर थोड़ा मूव किया तो डिस्टेंस कवर किया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया डिस्टेंस कवर किया है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? डेल्टा वाई कह देते हैं, ठीक है। द वर्क डन बाय द गैसेस, तो हमारे पास जो वर्क डन गैस करेगी, हमने वर्क डन को डिफाइन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, work done is the dot product of force and displacement, right? W is equal to F dot D, ये आप लोगों ने पढ़ा था। फिर आप लोगों ने कहा कि हम इसको क्या कह देते हैं ना, W इज इक्वल टू F D cos of theta, राइट, cos of theta। अब देखें यहाँ पे जो हमारा पिस्टन है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और जो फोर्स है वो भी किस तरफ अप्लाई हो रही है? ऊपर की तरफ। गैसेस जो है वो फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रही है? ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है। तो दोनों का जो एंगल है वो क्या हो गया? वो हो गया ज़ीरो, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ डी कॉज ऑफ ज़ीरो, कॉज ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट, सॉरी एफ डी। यहाँ पर जो हमारे पास d है वो है डेल्टा y, क्योंकि हमारे पास जो गैसेस हैं उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? डेल्टा y। तो हम इसको लिख देंगे f इंटू डेल्टा वाई। f जो है वो हमारे पास फोर्स है जो गैसेस एक्सर्ट कर रही है ऑन द पिस्टन, तो वो हमारे पास क्या थी? p है ना, तो हम p इंटू a डेल्टा y लिख देंगे। ये जो a डेल्टा y है, दिस इज एक्चुअली द एरिया एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, राइट। तो हमारे पास डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। वर्क डन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ द कर्व अंडर पी वी ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। ये हमें पीवी ग्राफ दिखाया गया है 6.5 में। इसके नीचे जितना भी एरिया है वो एक्चुअली वर्क डन है। यहाँ पर जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं, हमारे पास जो वर्क है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। इस ग्राफ की इम्पोर्टेंस ही यही है, सिग्निफिकेंस ही यही है कि इस ग्राफ के थ्रू हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोइंग द डिटेल, okay, on the last paragraph, it why it's not moving? Okay, knowing the detail of the change in internal energy and mechanical work, अब हमें पता चल गया है कि इंटरनल एनर्जी और मैकेनिकल जो वर्क डन है इनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, इनकी डिटेल हम जान चुके हैं कि क्या चीज़ें हैं। वी आर इन अ पोजिशन टू डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल। तो अब हम जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें वर्क डन का भी पता चल गया, हमें इंटरनल एनर्जी का भी पता चल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम मूव कर सकते हैं टू द जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड these terms, these things are explained by law of thermodynamics। और इसी वजह से हम इन प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स में हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी और इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So in the next videos we will discuss first law of thermodynamics, inshallah. Okay, this is very interesting topic. So
If you like the video, do comment and do subscribe. And thank you for attending this lecture. Bye.